अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। ये जो मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ उसका नाम है रात की रानी। रात गहरी होते ही वो ख़ास खुशबू चारों तरफ फैल गई और साथ ही हल्की हल्की रोने की आवाज़ें भी, जैसे औरतें मिलकर किसी जवान मौत पर बैन कर रही हों। शदीद सर्दी की वजह से गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे। गांव के लोगों के लिए ये आवाज़ें कोई नई बात नहीं थी। कई साल हो गए थे ये दहशतनाक आवाज़ें सुनते आ रहे थे। गांव के बुज़ुर्गों का कहना था कि ये आवाज़ें और खुशबू इस तरफ से आती हैं जिस तरफ से हिजरत करके लोग इस गांव में बसे थे। पहले पहल तो हर कोई खौफज़दा हो जाता, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बात के आदी हो गए। आवाज़ें और खुशबू घर के एक पुराने मकान से आती थी। ये मकान बरसों से बंद पड़ा था। सुनने में आया था कि ये गांव काफ़ी पुराना है और इसी गांव में राजेश नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी जानकी नाम की एक खूबसूरत बेटी थी। 2 कमरों पे घर उसका था, लेकिन वो घर कच्चा था। मगर जानकी इसे इतना साफ रखती कि गांव के हर पक्के मकान में भी इसके सामने कुछ भी नहीं थे। जानकी ने अपने घर को सजाने के लिए बहुत से फूल लगा के रखे थे, जिनमें एक बेल की रानी थी जो रात की रानी होती है। रात की रानी इसे बहुत प्यारी थी। रात होते ही जब इस बेल की महक उठती तो पूरा गांव महक सा जाता। अक्सर औकात जानकी सर्दियों की रातों में भी रात की रानी के पास देर तक खड़ी रहती और इसकी दिलफरेब खुशबू को अपने अंदर तक उतारती। इसके माँ बाप कई बार इसे समझा चुके थे कि वो रात को इस बेल के करीब ना जाया करे। कहते हैं कि इस बेल पर सांप और जिन आशिक होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दें। वो कहती कि नहीं माता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये मनगढ़ंत बातें हैं। जानकी अपने माँ बाप की बात हंसी में उड़ाती थी। एक रात जानकी पानी पीने के लिए उठी तो घर में फैली महक ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ये महक रात की रानी की तरफ से आ रही थी, मगर इसके अलावा कोई और खुशबू भी थी जो जानकी ने अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं सूंघी थी। ऐसे लग रहा था जैसे 2 खुशबुओं को आपस में मिक्स कर दिया गया हो। ना चाहते हुए भी इसके कदम इस तरफ उठते चले गए जहाँ रात की रानी की बेल कच्ची दीवार के साथ लगी हुई थी, जैसे दीवार पर कोई सख्त चादर सूखने के लिए डाल रखी हो। जानकी के करीब जाते ही बेल में एक सरसराहट सी हुई, जैसे कोई चीज़ सिरक कर बेल के पीछे गई हो। जानकी के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो अंधेरे में आंखें फाड़े बेल को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर इसे अंधेरे में हल्के से चमकते 2 जुगनू के अलावा और कुछ नजर ना आया। जुगनू पहले भी इस पर मंडलाते रहते थे, मगर वो एक जगह नहीं टिकते थे। जैसे ही ये 2 जुगनू एक साथ एक जगह जमे हुए थे, ये क्या है? जानकी ने सोचा और एक कदम मजीद आगे हुई। जानकी के कदम बढ़ाते ही वो दोनों जुगनू एकदम से गायब हो गए। वो ठिठक कर रुक गई, आंखें फाड़े इसी तरफ देख रही थी कि अचानक सरसराहट एक बार फिर उपरी और चंद सेकंड बाद फिर गायब हो गई। सांप जानकी के मुंह से निकला और वो बेसाख्ता कई कदम पीछे की तरफ हुई। इसकी नज़रें अब भी उसी तरफ थी, मगर वहाँ सिवाय बेल के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जानकी चंद पल वहीं खड़ी रही और फिर वापस अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। इसके दिल की धड़कनें रूटीन से कुछ ज़्यादा ही तेज थी। माता पिता ठीक कहते थे, रात की रानी पर खुशबू की वजह से जिन और सांप आते हैं, मगर मुझे ही विश्वास नहीं था। जानकी ने सोचा और करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद इसकी आंखों से बहुत दूर थी। वो सोच रही थी कि अगर अनजाने में वो पहले की तरह इस बेल के करीब चली जाती और सांप इसे काट लेता तो क्या होता। बहुत देर तक ऐसे ऐसे ही ख्याल उसे सताते रहे। फिर किसी वक्त इसकी आंख लग गई और जब सुबह देर से उठी थी तो आंख खुलते ही इसके जहन में रात वाला वाकया घूम गया। वो चारपाई से उतरी और मुंह हाथ धोकर सीधी इस बेल के पास आ गई। बेल से कुछ दूर खड़ी होकर उसने गहरी नज़रों से सांप के निशान खोजने की कोशिश की, मगर ज़मीन कच्ची होने की वजह से कोई निशान नहीं मिल पाया, जिससे ये पता चलता कि यहाँ कोई सांप रेंग कर गया है। कुछ देर वहाँ खड़ी रही और इधर उधर देखती रही, फिर मायूस होकर वो वापस पलट गई। शायद मेरा वहम हो, जानकी ने अपने दिल में सोचा, मगर दिमाग मानने को तैयार नहीं था। जानकी ने यह बात किसी को नहीं बताई कि रात इसने यहाँ किसी के सांप को देखा था। अगर इसके माँ बाप को ये बात पता चल जाती तो वो जानकी को इस बेल को उखाड़ कर फेंक देते। जानकी को ये बात अच्छी तरह पता थी
इसलिए इसने अपने माता पिता को कुछ भी बताने से परहेज किया। फिर कई दिन गुजर गए। जानकी कभी भी रात को इस तरफ नहीं गई। जानकी की आंख अचानक खुली थी। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे इसका नाम पुकार रहा है। उसने खौफजदा होकर इधर उधर देखा, मगर इसके आसपास कुछ भी ना था। जानकी ने इसे अपना वहम समझा और चादर में अपना सर देकर सोने की कोशिशें करने लगी। ये मेरा वहम है, जानकी ने अपने आप को तसल्ली दी और करवट बदल ली। जानकी सरगोशी दोबारा उभरी। वो उठकर बैठ गई। इसके माँ बाप दूसरे कमरे में सोए हुए थे। इस कमरे में जानकी अकेली सोती थी। जानकी की नज़र बेख्तियार दरवाजे की तरफ उठी, मगर कमरे का दरवाज़ा बंद था। जानकी कमरे के एक कोने से सरगोशी नुमा आवाज़ दोबारा आई। वो उछल पड़ी। बिलाशुबा वो इसका नाम पुकार रहा था। कौन हो? जानकी ने उस तरफ देखते हुए मुश्किल से ये बात पूछी। अंधेरे में इसे दो जुगनू चमकते नजर आए, नन्हे नन्हे सुर्ख अंगारों जैसे, वैसे ही जुगनू जो उसने कुछ दिन पहले रात की बेल पर देखे थे। जानकी की रीढ़ की हड्डी में एकदम से खौफ दौड़ गया। वो आंखें फाड़े इसी तरफ देखे जा रही थी। उसे ये भी ख्याल नहीं आ रहा था कि कहीं वो चीख कर अपने माँ बाप को ही बुला लेती। डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। कमरे के कोने से ये आवाज़ आई। कौन हो तुम? जानकी को इस अल्फाज से कुछ हौसला हुआ। उसकी आंखें अब भी वहीं लगी हुई थीं जहां अंधेरे में दो जुगनू नजर आ रहे थे। वो आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी, मगर बोलने वाला नजर नहीं आ रहा था। मेरा नाम शीत है, सरगोशी में उसे बताया गया। मुझे अपना दोस्त समझो। साथ ही एक बार फिर हौसला दिया गया। जानकी कुछ नहीं बोली। वो खौफजदा होने के साथ साथ हैरान भी हो रही थी। उसी लम्हे उस कोने से सरसराहट सी उभरी और जानकी से कुछ दूर आकर रुक गई। एक बहुत बड़ा सांप अपना आधा धड़ उठाए जानकी की तरफ देख रहा था। अंधेरे में इसकी चमकती आंखें दो जुगनुओं की तरह लग रही थी। जानकी के देखते ही देखते वो सांप एक खूबसूरत आदमी में तब्दील हो गया। कमरा एक अजीब सी दिलकश महक में भर गया। ऐसी महक जानकी ने इस रात भी महसूस की थी, जिस रात इसे बेल के पास सांप की मौजूदगी का शक हुआ था। जानकी को तो जैसे सकता हो गया। वो मुंह खोले बेयकीनी से इसको देखे जा रही थी। मेरा नाम शीत है, नौजवान ने हंसकर अपना दोबारा नाम बताया। मैं जिन्नों के एक कबीले से हूँ। खुशबू हमें बहुत पसंद है और इस वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। आपको नहीं पता कि मैं हर रोज़ रात को आपके घर आता हूँ। पता है क्यों? शीत ने जानकी से पूछा और फिर इसकी तरफ देख कर कहा तो कोई जवाब न मिलने पर खुद ही बताने लगा कि एक रात मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आई और मैंने इसकी तलाश में आपके घर तक पहुँच गया। तब मैंने तुम्हारे घर में वो बूटी देखी जिससे वो खुशबू निकलकर पूरे गांव में फैल रही थी। जानकी अभी भी कुछ नहीं बोली। आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने कई बार रात को इसके पास तुम्हें देखा है। मैं समझ गया कि आपको भी बहुत पसंद है जिससे वो खुशबू आती है। फिर एक रात तुम डर गई, शायद तुमने मुझे देख लिया था। इसके बाद तुम मुझे वो बूटी के पास दोबारा नजर नहीं आई। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी वजह से तुम डर गई, तो आज मैं यहाँ आ गया। शीत ने हंसकर कहा तो पहली बार जानकी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे यकीन हो गया कि ये जो भी है जानकी को इससे कोई खतरा नहीं। मैं जानकी हूँ, जानकी ने आहिस्ता से ये बात कही। मैं जानता हूँ, शीत ने उसे बताया। आप बेफिक्र होकर खुशबू वाली बूटी के पास आ जाया करो। मेरे सुबह वहाँ पर कोई नहीं होता। शीत ने जानकी को देखते हुए धीरे से कहा तो जानकी हंस दी। ठीक है, मैं आ जाया करूँगी। दूसरी मखलूक सही, मगर इसे ये खूबसूरत नौजवान अच्छा लगा था। ठीक है, अब तुम सो जाओ, मैं जाता हूँ, कल दोबारा आऊँगा। शीत ने जानकी से कहा और इसके देखते ही बंद दरवाजे से बाहर चला गया। जानकी देर तक यूं ही बैठी इसके बारे में सोचती रही। उसका दिल कर रहा था कि शीत से इसकी बातें करता रहे, मगर जानकी इसे ये बात ना कह सकी थी। अब वो जा चुका था। जानकी ने उठकर दरवाज़ा खोला। सर्दी और खुशबू ने इसका इस्तकबाल किया था। वो कुछ देर यूं ही आंखें बंद किए खड़ी रही और फिर दरवाज़ा बंद करके चरपाई पर आकर लेट गई। उसे आने वाली रात का इंतज़ार था। इसके बाद जानकी की ये रूटीन बन गई। रात गहरी होते ही वो इस बेल के पास पहुंच जाती और फिर सुबह देर तक दोनों बातें करते रहते। शीत और जानकी के दोनों ये बात जानते थे कि आग और मिट्टी का मिलाप नामुमकिन है, इसलिए दोनों एक दूसरे को सिर्फ अपना दोस्त और गमगुसार समझते थे। इनकी दोस्ती को 1 साल बीत चुका था
कुछ दिन के बाद जानकी ने उससे पूछा कि तुम मुसलमान क्यों हुए थे? तो उसने कहा कि मेरे परदादा हो गए थे। जानकी को इस बात की बहुत हैरत थी कि एक जिन ने किसी मुसलमान इंसान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। उसे तो बस यही बताया गया था कि जिन जात से दूर रहना चाहिए, जबकि शीत ने इसे जो कुछ बताया वो सब कुछ अलग था। अब वो कई माह तक सोचती रही और फिर एक रात उसने शीत से कहा कि वो उसे भी मुसलमान कर दे। शीत ये सुनकर हैरान और खुश हुआ। उसने जानकी से कहा कि वो जैसे कहता है वो वैसे ही दोहरा दी जाए। अब उसने उसे कलमा पढ़ाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही लफ्ज़ अदा करते रही। कलमा पढ़ते ही वो हंसी और फिर न जाने वो क्यों रो पड़ी। शीत उसे देखकर हंसता रहा। वो जानता था कि ये गम के नहीं खुशी के आंसू हैं। उसकी ज़िंदगी का मकसद उसे मिल गया था। लगातार कई रातों की कोशिशों के बाद जानकी उससे मिलती रही। शीत ने उसका नाम अब रानी रखा था। एक दो बार जानकी के माँ बाप ने इसको रात को बेल के पास खड़े होकर बातें करते देखा, मगर उन्हें शीत कहीं नजर नहीं आता था। इसलिए वो समझते रहे कि उनकी बेटी बेल और पौधों से बातें करती है। इनके पूछने पर जानकी भी यही कहती कि मैं तो रात को रानी से बात करती हूँ। भला पौधे भी किससे बात करते हैं? वो अपनी बेटी को इससे नादानी पर हंस पड़ते। जानकी खुश थी कि इसका राज किसी को भी नहीं मालूम, मगर ये बात वो भूल चुकी थी कि एक शख्स ऐसा भी था जिसको मालूम हो गया था कि जानकी रोज़ रात को किसी से बातें करती है। अलबत्ता वो ये नहीं जान पाया था कि जानकी किससे बातें करती है। वो जानकी का पड़ोसी अर्जुन था। एक रात वो किसी काम से अपने सहन में आया तो उसे जानकी के घर से किसी की सरगोशियाँ सुनाई दी। गौर करने पर अर्जुन को मालूम हो गया कि ये आवाज़ जानकी की है। उसने दीवार से ज़रा सर निकालकर जानकी के घर झांका तो ये देखकर हैरान रह गया कि आधी रात को जानकी रात की रानी के पास खड़ी होकर किसी से बातें कर रही है। हैरत की बात यह थी कि अर्जुन को दूसरा वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था जिससे जानकी बातें कर रही हो। या तो ये लड़की पागल हो गई है या फिर पौधों से बातें करती है। अर्जुन ने यह बात सोची। पागल ही जो है जो रात को इस पहर पौधों से बातें कर रही है। वो हंसा और वापस अपने कमरे में आ गया। अर्जुन ने जानकी के बाप से भी ये बात की थी कि इसकी लड़की रात को पौधों से बातें करती है, मगर उसे ये जानकर मज़ीद हैरानी हुई कि उसके माँ बाप ये बात जानते हैं। 2-4 रातें और गुजर गई। अर्जुन भूल गया कि उसने जानकी को बातें करते देखा था। एक रात वो लेट घर आया। घर में दाखिल होते ही उसे ये बात याद आ गई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने जानकी के घर में झांका और ये देखकर दंग रह गया कि जानकी आज भी उसी रात की तरह वहाँ खड़ी किसी से बातें कर रही थी। अब अर्जुन को हैरानी इस बात पर थी कि जानकी अटक अटक कर बोलती और ये ज़ुबान जो बोल रही थी जैसे वो किसी से सबक पढ़ रही हो। अगली रात अर्जुन जानकी के घर बाहर वाली दीवार के साथ चिपका हुआ था। ये वही दीवार थी जिस पर रात की रानी फैली हुई थी। रात गहरी होते ही हुई रात की खुशबू एकदम से चारों तरफ फैल गई। ऐन इसी लम्हे अंदर के किसी कदमों की हल्की सी आवाज़ है जो इस दीवार के पास आकर रुक गई थी। अजीब बात यह थी कि अर्जुन को दूसरी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे जानकी दीवार से ही बातें कर रही हो। वो इस छशोपंज में था कि क्या करे। ऐन इसी लम्हे से जानकी की आवाज़ आई और इस बार जो कुछ जानकी कह रही थी उसे सुनकर अर्जुन पर जैसे बिजली गिरी। वो अच्छी तरह जानता था कि ये मुसलमानों का कलमा है जो वो बोल रही है। जहाँ तक अर्जुन ने सुना था इसके मुताबिक ये पढ़ने वाले धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। उसने सोचा कि क्या वो मुसलमान हो गई है, मगर क्यों और कैसे। अगले दिन वो ये खबर पूरे गांव में फैला चुका था कि राजेश की बेटी जानकी मुसलमान हो गई है। जो भी सुनता वो अपने कानों का हाथ लगाता। जानकी के माँ बाप तक भी ये बात पहुँच चुकी थी। उन लोगों को लगता था कि अब उनकी इकलौती बेटी नरक में चली जाएगी और ये वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने जानकी से कहा कि जब तू बाहर नहीं निकली तो ये सब कैसे हुआ। जानकी के जवाब से वो हैरतज़दा रह गए। नहीं माता पिता, ये सच है। फिर तो जानकी ने सारी बात उन्हें बता दी। शीत के बारे में जानकर वो खौफज़दा हो गए। उन्हें लगा कि इनकी भोली भाली बेटी पर आसेब आ चुका है जिसने ही उसे मुसलमान होने पर मजबूर किया। मगर जानकी ने इन्हें यकीन दिला दिया कि इस पर कोई आसेब नहीं आया। अब चंद दिन के बाद एक रात जानकी और उसके माता पिता खाना खा के अपने कमरों में आ गए। दीवार फांदकर 7 नकाबपोश इनके घर में गए। 3 सहन में पहरा दे रहे थे और बाकी जानकी के कमरे में चले आए। इनके हाथों में मौजूद हथियार इनके खतरनाक इरादों का पता दे रहे थे। जानकी अभी लेटी ही थी कि इसे बाहर आहट सुनाई दी।
शीत आज इतनी जल्दी आ गया, उसने हंसकर ये बात सोची। उसी लम्हे कमरे में कई नकाबपोश दाखिल हुए और जानकी को कुछ बोलने से पहले ही उसे दबोच लिया। एक ने अपना हाथ सख्ती से जानकी के मुंह पर रख दिया। उनमें से एक ने अपना नकाब उतारा तो जानकी चौंक पड़ी। ये उसका पड़ोसी अर्जुन था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे बर्छी जानकी के पेट में घोंप दी। मुंह पर हाथ होने की वजह से वो चीख भी ना पाई और अंदर ही उसकी आवाज़ गुट कर रह गई। उसने 2-3 वार किए और फिर से छोड़कर खामोशी से निकल गए और दूसरे कमरे में सोए उसके माता पिता को अंदाज़ा ही ना हुआ कि उनकी इकलौती बेटी चल बसी है। इसके जिस्म से निकलने वाला खून ज़मीन को पाक कर रहा था। शीत अपने वक्त पर आया था। जानकी घर में आते ही उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उसकी हसास नाक ने हवा में खून की महक महसूस कर ली। वो सीधा जानकी के कमरे की तरफ गया। अंदर का मंजर इसको डराने के लिए काफ़ी था। रानी, शीत अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाया और तेज़ी से जानकी की तरफ लपका, मगर अब इसे बहुत देर हो चुकी थी। वो बेचारा ऊंची आवाज़ में रो रहा था, मगर सिवाय उसके कोई आवाज़ उसकी नहीं सुन सकता था। शीत ने ही जानकी के माता पिता को जगाया था। फिर वो वहाँ से चला गया। वहाँ का मंजर इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अगले दिन सुबह इसके गांव में मेला सा लगा हुआ था। दूर और करीब से जानकी का जनाजा पढ़ने बहुत से लोग आए थे। सबका यही कहना था कि सुबह उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोगों को काफिले की सूरत में इस तरफ आते देखा। उन्होंने बताया कि फ़लाँ जगह एक लड़की फौत हो गई है। जो कोई भी इसका जनाजा पढ़ेगा वो खुशकिस्मत होगा। जानकी को इसके घर में ही इसकी पसंदीदा बेल की रात की रानी के करीब दफना दिया गया। उसी रात गांव के 7 घरों से औरतों के बैन करने की आवाज़ें आईं। इनमें एक घर अर्जुन का भी था। मालूम करने में पता चला कि किसी ने अर्जुन समेत गांव के 7 आदमी को जिंदा जला दिया है। वो ये सब लोग थे जो उस रात जानकी के घर में घुसे और इनको मारने वाला कोई और नहीं, जानकी नहीं, रात की रानी का दोस्त यानी कि शीत था। फिर हर रात ये होने लगा कि रात जैसे ही गहरी होती, जानकी के घर की रात की रानी की खुशबू चारों तरफ फैल जाती और साथ ही बैन करने की आवाज़ें भी आने लगती। कुछ अरसे बाद रात की रानी की बेल सूख गई, मगर खुशबू अब भी वैसी ही आती। कहने वाले कहते हैं कि यह खुशबू रात की रानी जानकी की कब्र से आती है और बैन की आवाज़ें इन लोगों की रूहों की हैं जिन्होंने जानकी को मारा था।